Hello physios, welcome back my channel. I am Neha. So today's we I am going to learning about for exercise therapy. Exercise therapy में जो हम पढ़ रहे हैं वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है. आज हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ एडिशनल फैक्टर्स स्केलेटल मसल्स के. लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ फैक्टर्स जो हमारी मसल्स में स्केलेटल मसल्स में टेंशन जनरेट करते हैं. सो आज हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एडिशनल फैक्टर होते हैं जो हमारे मसल्स में काम करते हैं. जैसे कि हो गया हमारा एनर्जी स्टोर के लिए. जब एनर्जी स्टोरेज बढ़िया होगा तो मसल्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, फटीग लेवल भी कम होगा एंड रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी. तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हो गया फटीग हो गया एंड एज हो गया, जेंडर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, कुछ मसल्स एनर्जी स्टोरेज हो गया. सो लेट गेट स्टार्टेड. एडिशनल फैक्टर में क्या है, सबसे पहले हम एनर्जी स्टोरेज एंड ब्लड सप्लाई देखते हैं. इसमें क्या है, मसल्स रिक्वायर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. मीन्स आपको पता ही है कि हमारी मसल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी कब मिलेगी, जब बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा, हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल अच्छा होगा तो हमारी बॉडी का मसल्स का फंक्शन भी बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करेगी. सो मसल्स को रिक्वायर क्या होती है, एक पर्याप्त अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो टिश्यूज तक एंड उसमें ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट हो. नेक्स्ट क्या है, थ्री मेन एनर्जी सिस्टम. हमारे बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम होते हैं, एक एटीपी होता है, एनारोबिक, ग्लाइकोलिटिक, लैक्टिक एसिड एंड एरोबिक सिस्टम. एटीपी एनर्जी देता है, एनारोबिक सिस्टम हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है या ग्लाइकोलिटिक बोल दें, एंड एरोबिक सिस्टम ये क्या करते हैं, जो एनर्जी को हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो फटीग फैक्टर है. फटीग बेसिकली क्या होता है, हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. मीन्स फटीग लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो हम कोई भी मसल्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते, वर्क अच्छे से नहीं कर सकते हैं. तो फटीग में हमारी बॉडी में दो टाइप से फटीग होता है. एक हमारा मसल्स फटीग होता है एंड एक होता है हमारा कार्डियोपल्मोनरी फटीग. सो मसल्स फटीग क्या है वो देख लेते हैं. मसल्स फटीग कब होती है, जब कोई हम काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग टाइम से एंड बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हैं, पावर के साथ कर रहे हैं और कोई बार बार रिपीटेड स्टिमुलस हो रहे हैं मसल्स पे. तो हमारी मसल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से ना हो और कैल्शियम लेवल भी हमारी मतलब इंटेक जो कैल्शियम होता है वो भी कम हो जाए और हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए. तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फटीग लेवल बढ़ जाता है. जैसे कि रिपीटेड स्टिमुलस, बार बार से कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, मतलब बार बार से हम एक ही काम किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है डिक्रीज एनर्जी स्टोरेज. हमारी बॉडी का जो एनर्जी स्टोर है वो कम हो जाए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए. एंड टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स. लास्ट वीडियो में हमने टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. टाइप 1 फाइबर एंड टाइप 2 फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स के जो फाइबर अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जो टाइप 2 फाइबर होता है वो दो टाइप से होता है, टाइप 2A एंड टाइप 2B. टाइप 2A जो फाइबर होता है वो मीन्स वहाँ पे इतने जल्दी से क्विकली फटीग नहीं होता है, पर जो टाइप 2B जो फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिससे कि हमारी जो मसल्स है बहुत जल्दी से फटीग हो जाती है और उसमें जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा मसल्स में जो टेंशन टाइप 2 फाइबर में बहुत अमाउंट में जनरेट हो जाता है बहुत कम टाइम के लिए. और जो हमारा टाइप ए फाइबर होता है इसमें क्या होता है कि जो टेंशन जनरेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है एंड जो उसका पीरियड टाइम होता है वो लॉन्ग पीरियड टाइम होता है. तो इनसे भी हमारा लेवल बॉडी में जो फटीग लेवल बढ़ सकता है टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइबर से. नेक्स्ट हमारा कार्डियोपल्मोनरी फटीग है.
कार्डियोपल्मोनरी फटीग में क्या होता है, जब भी कोई हम बहुत टाइम से काम कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हो गया जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कोई भी रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं हम लॉन्ग टाइम से, तो हमारी जो कार्डियोपल्मोनरी फटीग का क्या, जो हमारी बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन की इफिशियंसी हो जाती है, मीन्स जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्म होने लगता है, एनारोबिक हमारे सिस्टम में, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारा जो जल्दी जल्दी से हम थकने लगते हैं और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, CO2 बढ़ जाता है, तो ये हमारे कार्डियोपल्मोनरी फटीग होता है। कुछ कॉज होते हैं, इसे जो डिपेंड करते हैं हमारे लेवल, जो फटीग लेवल को इंक्रीज करने में, जैसे कि हो गया हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो, तो ग्लूकोज लेवल जो कम हो जाए तो फटीग लेवल बढ़ जाता है, एंड जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है मसल्स में और लीवर में वो भी कम हो जाए, तो उससे भी हमारी जो कार्डियोपल्मोनरी फटीग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डिप्लीशन हो जाए पोटेशियम लेवल का, तो उसमें कोई भी एल्डरली पेशेंट होता है तो हमारी फटीग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे कार्डियोपल्मोनरी फटीग को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं मसल्स फटीग को, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी मसल्स है जो फटीग हो रही है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स में अनकंफर्टेबली हमें फील होगा, एंड अनकंफर्टेबली सेंसेशन होगा, पेन होगा, क्रैम्पिंग होने लगती है, तो और हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो उससे शेकिंग करने में हमारी जो मतलब मसल्स होती है बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती है शेकिंग और ट्रैम्बलिंग में, एंड हमारा जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। जब भी कोई रिपीटिशन हम मतलब रिपीटेटिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमारा मस्कुलर फाइबर्स का जो वर्क है, परफॉर्मेंस है, वो कम होने लगता है और इनकरेक्ट मूवमेंट पैटर्न हो जाता है, मीन्स हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इनकरेक्ट हो जाता है जब फटीग लेवल बढ़ने लगता है, एंड पोस्चर भी मेंटेन नहीं रहता है। और यदि कोई पैथोलॉजी है, एनी पैथोलॉजी होने के चांसेस होते हैं, एनी पैथोलॉजी है भी तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं फटीग लेवल के बहुत जल्दी से। कोई भी कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है तो आपके फटीग लेवल बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाता है, बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। और ये सारे हमारे साइन थे, सिम्टम्स थे, जब भी फटीग आपको फील हो, आपको अनकंफर्टेबल फील होंगे, इनकरेक्ट पोस्चर हो जाएगा, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एज क्या रिलेट करती है हमारे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए और हमारी जो बॉडी के एनर्जी स्टोरेज के लिए। सो हम देखेंगे क्या हमारी एज से मसल्स परफॉर्मेंस में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, वो देखते हैं। सो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड प्री एडोलसेंस। सबसे पहले हम बच्चों में देखते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्री एडोलसेंस में कि जैसे बर्थ होता है, एट बर्थ मसल्स का जो अकाउंट होता है ओनली 25% होता है बॉडी वेट के, 25%। एंड जब बच्चे छोटे होते हैं, एंड मसल फाइबर साइज एंड मास इंक्रीज इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, मीन्स मसल्स फाइबर का साइज और मास होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है इन्फेंसी टू प्यूबर्टी तक के। एंड मसल्स मास एंड मसल्स स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 10% ग्रेटर इन बॉयज देन गर्ल्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू प्यूबर्टी, 10% ग्रेटर होता है बॉयज़ में गर्ल्स के कंपैरिजन में जब चाइल्डहुड से प्यूबर्टी की ओर जाते हैं। तो क्या है, जैसे ही मतलब 25% होता है बॉडी वेट के, एंड जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनमें लड़कों जो बॉयज़ होते हैं उनमें मसल्स मास ज़्यादा होता है गर्ल्स की कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडोलेसेंस में क्या होता है। रैपिड इंक्रीज इन मसल्स स्ट्रेंथ इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स में बहुत जल्दी से मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इन बॉयज़ में क्या होता है, मसल्स मास एंड बॉडी हाइट एंड वेट पीक बिफोर मसल्स स्ट्रेंथ, मीन्स बॉयज़ में क्या होता है उनके अंदर स्ट्रेंथ बाद में आती है, पहले मस्कुलर मास हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है
वेट होता है वो पीक पे होता है, पर उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। पर गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में इसके अपोजिट होता है, स्ट्रेंथ पीक पर होती है बिफोर बॉडी वेट पीक। बॉडी वेट के पहले उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स में। सो नेक्स्ट है यंग एंड मिडिल एडल्टहुड। अभी हमने देखा इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, फिर एडोलेसेंस में देखा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यंग एंड मिडिल एडल्टहुड में। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा मसल्स मास होता है पीक पे होता है वुमेन का बिटवीन 60 to 20 ईयर्स एज। 16 से 20 ईयर की एज में जो बॉडी मास होता है बहुत पीक पे होता है। एंड मसल्स मास जो मैन में होता है, बॉयज़ में होता है, वो पीक पे होता है 18 to 25 ईयर्स। Okay, and muscles continue to develop into second decade earlier for women than men. मीन्स सेकेंड डिकेड क्या होता है, एक डिकेड होता है हमारी 10 ईयर्स का। जो हम फर्स्ट टू 10 ईयर्स के होते हैं तो हमारा फर्स्ट डिकेड होता है। 10 to 20 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें सेकेंड डिकेड होता है। एंड 21 to 30 ईयर्स के होते हैं वो थर्ड डिकेड बोलते हैं। तो सेकंड डिकेड में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वोमेन की बहुत जल्दी से डेवलप कर जाती है मेन की कंपैरिजन में। एंड क्या है नेक्स्ट, डिक्रीज मसल्स मास बिगिन टू अर्ली एज 25 ईयर्स। मीन्स क्या होता है, हमारा जो मसल्स मास होता है वो स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना 25 ईयर्स की एज में। एंड नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग थर्ड डिकेड स्ट्रेंथ डिक्लाइन बिटवीन 8% एंड 10% डिकेड। मीन्स क्या होता है, जैसे ही हमारा थर्ड डिकेड स्टार्ट होता है, मीन्स थर्ड डिकेड यानी कि 21 to 30 का ईयर के बीच में स्टार्ट होता है, तो हमारा 8% से 10% का डिकेड जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होने लगती है। एंड नेक्स्ट लेस डिक्लाइन इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव। यदि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी परफॉर्मेंस अच्छा करा रहे हैं, तो आपका ये जो लेवल है डिक्लाइन का वो कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा लेट एडल्टहुड। अब लेट एडल्टहुड में क्या होता है, ड्यूरिंग 6 to 7 डिकेड स्ट्रेंथ डिक्लाइन 15% to 20%। जैसे ही आप 6 या 7 डिकेड में आते हैं तो आपकी जो मसल्स का स्ट्रेंथ होता है, मास होता है, वो डिक्लाइन होने लगता है 15 to 20%। एंड जैसे ही आप 8 डिकेड में आते हो तो आपके 50% स्ट्रेंथ होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। मीन्स 8 डिकेड मीन्स 70 to 80 ईयर्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें 50% आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। नेक्स्ट है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्पीड एंड पीक पावर प्रोडक्शन बोथ डिक्रीज। यदि आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट है और आपकी पावर भी बहुत अच्छी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और मसल्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कराते हैं, तो आपकी ये जो डिक्लाइन है वो डिक्रीज हो सकता है, परसेंटेज कम हो सकता है। एंड नेक्स्ट यदि फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स इज रिड्यूस। और हमारा क्या होता है, जो फोर्स प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है मसल्स में वो भी कम होने लगती है। सो ये हमारा एज से रिलेटेड था कि हमारा एज से रिलेटेड मस्कुलर परफॉर्मेंस क्या होता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आपका मसल्स परफॉर्मेंस क्या होता है, मसल्स मास क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। जब आप एडोलेसेंस होते हैं तब क्या होता है, एंड मिडिल एज यंग एज में क्या होता है, एंड लेट एडल्टहुड के साथ क्या होता है। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं पेशेंट पे कि कोई उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो उसमें मसल्स परफॉर्मेंस कैसा होगा और फटीग लेवल कैसा होगा, तो देख लेते हैं। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, कोई भी पेशेंट होता है वो अनेबल होता है किसी चीज़ को समझने और सुनने के लिए। मीन्स वो किसी की सुनना नहीं पसंद करता है और अपनी ही बात को ही रखना चाहते हैं। एंड उनके पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा हो किस टाइम से, और किस चीज़ का उन्हें डर हो, किस चीज़ से वो डरते हो। कुछ लोगों को देखा हो आपने, जैसे बच्चों को देखते हैं वो डॉक्टर को देख के बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर से डरते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना। और किसी को फियर ऑफ पेन होता है, इंजरी का डर होता है, डिप्रेशन से रिलेटेड मीन्स फिजिकल इलनेस कोई होती है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं इनकी
जो अटेंशन लेवल होता है, मेमोरी जो होती है वो, यदि कोई हेड इंजरी हो गई, कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया या कोई उन्होंने डरावनी स्टोरी सुनी हुई है तो उसकी वजह से कभी कभी हो जाते हैं चेंजेस आ जाते हैं, इम्पेयर हो जाता है अटेंशन। सो उसके कुछ जैसे कि साइड इफ़ेक्ट हो गया मेडिसिन का, तो उनसे क्या होता है, जो पेशेंट आया उसकी मेमोरी थोड़ा सा लॉस है और अटेंशन नहीं दे पा रहा है। हम आपको उस पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको इस टाइम से इतनी टाइम तक आपको एक्सरसाइज करनी है, इतने रिपीटिशन वर्क करने हैं, आपको इस टाइप से मसल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, पावर बढ़ाना है। तो लेकिन वो पेशेंट क्या है, उसका अटेंशन वहाँ पे नहीं है, वो देख तो रहा है, आपको लग रहा है ये सुन रहा है, पर उसका जो माइंड है वो नहीं है वहाँ पे अटेंशन, वो अपना उस चीज़ को बड़ा ध्यान से नहीं सुन रहा है, पर कोशिश कर रहा है सुनने का। नेक्स्ट है, ए पेशेंट मस्ट बी एबल टू फोकस ऑन ए गिवन टास्क टू लर्न हाउ टू परफॉर्म करेक्टली। कोई भी पेशेंट होता है उस मीन्स उसे फोकस करना चाहिए कि हम आप उस जो थेरेपिस्ट है उसे क्या बता रहा है, उसे सीखना चाहिए परफॉर्म कैसे करेक्ट करना है, मीन्स उसे सुनना है कैसे हमें एक्सरसाइज करनी है, कैसे मसल्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। पर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फोकस नहीं करते हैं। सो यहाँ पे आज हमारी जो हम